दवाइयाँ मानव को जीवन देती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी यह जीवनदायिनी दवा ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाए? जी हाँ, मानव द्वारा निर्मित एंटीबायोटिक दवाइयाँ ही आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम एंटीबायोटिक दवाओं के घटते असर, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरे और समाधान पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दरअसल संस्कृति IAS परिवार एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है और यह इसी महीने के 23 जनवरी से शुरू हो रही है। इसका जो वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे, तो इस दोनों बात को आपको नोट कर लेना है। इस बैच में जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, यह बैच जो है ऑफलाइन तो होगा ही, यानी कि क्लासरूम में आप आकर के ले ही सकते हैं, साथ ही इसे आप लाइव बैच के रूप में भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे हाइब्रिड मोड में ले सकते हैं। कहने का मतलब आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ले सकते हैं। इसमें नामांकन शुरू हो गई है इस बैच में, तो यदि आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो देर नहीं करते हुए जल्द से जल्द आप नामांकन ले लें। इसके अलावा इस विषय पर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो संस्कृति IAS की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके और भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह टीम काफ़ी एफर्ट लगा के आपके लिए यह वीडियो लाती है, तो आप बदले में वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। देखिए, आज जो हम ये एंटीबायोटिक दवाओं पे चर्चा कर रहे हैं और इसके प्रभाव को देख रहे हैं, तो उस सुर्खियों में क्यों है इसे आप समझ लीजिए। हाउ बैड इज द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, इस वर्ड को देखना है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक की बात की जा रही है एंड हाउ टू सॉल्व इट, और यह प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, यह प्रॉब्लम समाधान कैसे होगा, इस समस्या का समाधान, इस बात पर बात की जा रही है। देखिए, विशेषज्ञ का कहना है कि यह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आज इतना प्रॉब्लम कर चुका है, इसके वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे हम कई सदी पीछे चल गए हों और जहां संक्रमण बीमारी होने से बहुत बड़ी तादाद में मनुष्यों की मृत्यु हो जाया करती है। तो यह इस लेवल पे अब बातें चली गई है, इसीलिए इस पे चर्चा करना बहुत लाजमी हो जाता है। देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य में एंटीबायोटिक दवाओं की खोज की गई थी और जब इसकी खोज की गई थी तब यह सोचा गया था कि ये जो संक्रमण बीमारियां हैं जिनके वजह से मानव सभ्यताएं संकट में पड़ रही हैं, काफ़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो एंटीबायोटिक की वजह से इस पर लगाम लगेगा। हुआ भी ऐसा, मृत्यु दर कम हुआ भी। आप देखेंगे संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या में 50% से लेकर 15% तक की कमी भी देखी गई। जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1942 ईस्वी से लेकर के जब से मान लीजिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ठीक ढंग से होने लगा, विश्व स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, तब से आप देखेंगे कि डेथ रेशियो में काफ़ी कमी आई है और कहा गया है कि 70% तक का जो है, जो इन्फेक्शन डिजीजेज होते हैं उनसे मरने वाले लोगों में कमी आई है। आप इस ग्राफ को देखिए कि 1930 से लेकर के 2000 ईस्वी तक की बात की गई है और 1942 में जब से इस्तेमाल हुआ तो कहा जा रहा है कि आप देखिए किस तरह से ग्राफ हमारा बता रहा है कि एंटीबायोटिक के बाद धीरे धीरे मृत्यु में कमी आती जा रही है। इससे अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि यह जो रोगाणुरोधी दवाएं हैं यह क्या क्या हैं। यह एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी पैरालिसिस सहित ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग जो है मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों में भी यदि संक्रमण हो जाता है, यानी कि कीटाणु लग जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ एक चर्चा उभर के जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वह है एंटीबायोटिक प्रतिरोध। यह क्या होता है, क्योंकि आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है यही है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, बैक्टीरिया जनित रोग, यह जब भी बात होगा यहाँ बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, तो बैक्टीरिया से होने वाले जो भी रोग हैं उसके उपचार में, यानी कि उससे निपटने के लिए जिस दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं उसका यदि हम अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, ठीक है, अत्यधिक सेवन से रोगजनक जीवाणुओं में विकसित होने वाली प्रतिरोधक क्षमता, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप समझिए भारत में भी ये देखा जा रहा है कि लोग जो है बात बात पे एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं। तो अगर आप उस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपने दवा लिया था कि आपको बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं उसको खत्म करना है, यानी कि एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया को किल करेगी, लेकिन आप उस दवाओं का सेवन अधिक करने लगे हैं, तो अब क्या हो गया है, जो बैक्टीरिया है जो उसको किल करना था आपको एंटीबायोटिक खा के, लेकिन अब वो बैक्टीरिया क्या है, अपने आप को
एडजस्ट कर ले रही है उस दवा के अकॉर्डिंग, और वह एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर रही है। तो अब जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसका बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब देखिए कि यह मामला कितना गंभीर है, क्योंकि यह मसला इतना अब चर्चा में आ चुका है कि यह इस पर बात करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप इन कुछ बातों से समझ पाएंगे कि यह कितना अब गंभीर होता चला गया है। 2019 में एक रिसर्च हुआ वैश्विक स्तर पर, और उसमें यह पाया गया कि एक वर्ष में 1 मिलियन लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से। अब ये समझ लीजिए यह आंकड़ा इतना अधिक है कि जो संक्रामित रोग होते हैं मलेरिया या HIV एड्स जैसे, उससे भी अधिक आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि कितना चिंताजनक बात है। और एंटीबायोटिक प्रतिरोध मानवता के लिए, आज मानव समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। देखिए, अनुमान है कि यदि समस्या का समाधान नहीं कर लिया गया, समय रहते हुए हम नई एंटीबायोटिक दवा को न ढूंढ लें, तो 2050 तक 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है इस समस्या की वजह से, जो अपने आप में एक विशाल आंकड़ा है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा इतना ज़्यादा हो गया है कि साधारण संक्रमण यदि अब आपको होता है तो वह भी आपके लिए अब खतरनाक हो जाएगा, और इतना खतरनाक हो जाएगा कि आपकी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अब जरा इसको समझ लीजिए, यह जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इस समस्या को हम झेल रहे हैं। अब एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, ये पूरे वैश्विक स्तर पर ऐसा देखा जा रहा है। और भारत जैसे विकासशील और अल्प विकसित देश जो अफ्रीका सबके हैं, वहां पर इसकी समस्या और तेजी से देखी जा रही है। यानी कि अब मान लीजिए आपको सर्दी होता है, आपको गले में कुछ खराश है, सर में दर्द है, या आपको लगता है कि कुछ भी इस तरह की बीमारी है, तो आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर से भी नहीं पूछते हैं, आप सीधे दवा के दुकान पे चले जाते हैं और दवा के दुकान पे जाकर के आप मेडिसिन ले लेते हैं। वहाँ बहुत इजी वे में आपको एंटीबायोटिक मिल जाता है और आप उसे ले लेते हैं। आपने ना प्रिस्क्रिप्शन लिया, ना डॉक्टर से पूछा, और कई बार तो क्या होता है कि एक ही बीमारी के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। तो आप जो ये अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, उससे समस्या और भी बनता जा रहा है। एंटीबायोटिक कोर्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये जो एंटीबायोटिक दवा होता है ना, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि इसके कोर्स को पूरा कीजिए। ये कोर्स होता है, यानी कि डॉक्टर कई बार कहेंगे आपको कि दिन में 2-3 बार ये दवा लीजिए, 5 बार लीजिए, जैसा भी आपको डॉक्टर बताएं। कई बार वो आपको कहेंगे कि 10 दिन तक ये कोर्स आपका चलेगा, 15 दिन तक चलेगा। फिर क्या होता है कि लोग उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। 5 दिन लिया, जैसे सर्दी का कुछ ऐसा हुआ, आपने 5 दिन लिया, आपको थोड़ा सा सुधार दिखा और आपने छोड़ दिया। इस स्थिति में यह और खतरनाक हो जाता है, इसे समझना है। और रोगाणुरोधी दवा का जो दुरुपयोग है और कृषि में इसका अनुचित उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। कृषि में जब कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं, आप देखिए खेती और पोल्ट्री उद्योग में आपको रसायनों का उपयोग काफ़ी देखने को मिल जाएगा। यदि आप एक उदाहरण के तौर पे हरियाणा या पंजाब के खेतों की हालत देखेंगे, तो वहाँ पे रसायनों का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है, एंटीबायोटिक का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है इन सब चीज़ों में, और इससे वहाँ काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कैंसर जैसी बीमारियां तक लोगों को वहाँ हो रही है। तो इन सब चीज़ों से निजात पाना होगा। आप जाएंगे तो मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से एंटीबायोटिक मिल जाता है, इसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यही हमारे लिए समस्या का कारण है कि कई बार जब चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो हम डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, सही से जानकारी नहीं लेते हैं, और अंधाधुंध अपने ही मन से उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, और यह समस्या का कारण होता है। देखिए, टीकों एवं नए एंटीबायोटिक दवाओं की बहुत कमी है। जब इस तरह की समस्या आ रही है तो इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, हम नए एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण कर लें। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कोरोना के समय में नए टीकों को इस्तेमाल करने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ा। जब जब वायरस ने, उसमें कोरोना वायरस था, तो वायरस ने जब जब अपना वेरिएंट चेंज किया, कितना रिसर्च करना पड़ा, तब जाके कोविशील्ड या कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन आए, काफ़ी रिसर्च, काफ़ी पैसा लगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की हालत में वही है कि अगर आप मान लीजिए बैक्टीरिया ने अपना वेरिएंट चेंज कर लिया म्यूटेशन करके, फिर आप चाह रहे हैं कि नए एंटीबायोटिक दवा को बनाएं, तो फिर आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा, उसके पूरे फॉर्मूला को समझना पड़ेगा, बैक्टीरिया के जो वेरिएंट बन रहे हैं उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, और ये सब इतना आसान है नहीं। तो ये एक समस्या बनी आ रही है। चलिए 2 ग्राफ को हम देखते हैं और इसे समझते हैं क्या कि द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज्ड, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक्स यूज्ड किए जा रहे हैं ग्लोबली लेवल पर, वैश्विक स्तर पे, वो हम आपको दिखाते हैं। 70%
बढ़ा है यह आंकड़ा 2000 से 2015 के बीच में, यानी कि 2000 ईस्वी से लेकर के 2015 ईस्वी के बीच में वैश्विक स्तर पर जो है एंटीबायोटिक इस्तेमाल होने का जो आंकड़ा है उसमें 70% का उछाल देखा गया। अब जरा सोचिए कि अपने आप में कितना बड़ा उछाल है, कि इसका मतलब है कि लोग जो है, हम लोग जो है अंधाधुन बिना सोचे समझे हर बात में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे लिए समस्या का कारण बन रहा है। अब जरा देखिए कि उन देशों की स्थिति देख लीजिए जो विकसित हैं, अल्प विकसित हैं और विकासशील हैं, वहां पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद कितनी है। अगर आप देखेंगे तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उन देशों के लोग ज़्यादा कर रहे हैं जो देश अल्प विकसित है, यानी कि अफ्रीका जैसे देश हैं, और जो विकासशील देश हैं, भारत चीन जैसे देश, वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें 2000 ईस्वी से यहाँ से देखिए और 2015 तक लो एंड लोअर मिडिल इनकम वाले जो कंट्री के लोग हैं वहाँ पर अगर आप इस्तेमाल देखेंगे, देखिए ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और यह ग्राफ लगभग आपको 12 बिलियन के आंकड़े को छू लिया है, यानी कि एक दिन में पर डे अगर आप इसका इस्तेमाल देखेंगे तो 12 बिलियन लोग के लगभग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बहुत ही अल्प विकसित देश हैं वहाँ के लोगों की हालत देखें। अगर आप विकासशील देशों की स्थिति देखेंगे, अपर मिडिल इनकम वाले जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो गया या चाइना, वहाँ अगर आप देखेंगे लगभग, तो यहाँ आंकड़ा आपको नज़र आ जाएगा लगभग 22, यहाँ पे आप देखिए लगभग 22 बिलियन एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहा है पर डे। तो यह अपने आप में कितनी बड़ी आंकड़ा है, आप इसे समझ सकते हैं। और हाई इनकम वाले देशों को आप देखिए, यहाँ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, आप इसको समझिए। हाई इनकम में वाले देश जो हैं वहाँ पे इसके इस्तेमाल में कमी आई है। आप देखिए लगातार 2015 तक यहाँ पे ग्राफ कमता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो जैसे यूएस के लोग हैं या कनाडा के हैं, यूरोपियन कंट्री के हैं, वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा या फिर सही से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए बैक्टीरिया में प्रतिरोध विकसित होता है, तो यह प्रतिरोध कैसे विकसित हो जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को आप समझ लीजिए। देखिए बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक दवाओं से बचने के लिए म्यूटेशन करते हैं, म्यूटेशन करके वो अपना वेरिएंट चेंज कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि हम जो उन्हें किल करने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं उसका उन पर असर नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो मान लीजिए यह जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसमें जो है इसमें प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गया है। तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो नॉर्मल बैक्टीरिया क्या होगा, वो तो डेथ हो जाएगा, ये खत्म हो गया। लेकिन जिसके में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गया है वो बचा रह जाएगा और समय के साथ वो ग्रो करेगा, उसमें बढ़ेगा, उसकी फैमिली बढ़ेगी। ठीक है, और आगे चल के ये प्रोसेस क्या होता है कि इसमें इतनी क्षमता होती है कि यह अपने प्रतिरोधक क्षमता को दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर भी कर देता है। तो अब देखिए एक पूरा चेन बन गया है और यही हमारे लिए समस्या का कारण होता जाता है। अब देखिए एंटीबायोटिक प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। उपाय वैश्विक स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत सरकार भी कर रही है। इसे जरा समझिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से बात की जा रही है कि नई एंटीबायोटिक दवाओं को विकसित कर लिया जाए और फिर उससे हम बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नए एंटीबायोटिक दवाओं को बनाना इतना आसान नहीं है। जो वेरिएंट चेंज कर रही है बैक्टीरिया म्यूटेशंस के बाद, तो उसको अब पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। इसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, काफ़ी धन की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक प्रबंधन कार्यक्रम के तहत क्या हुआ है कि ICMR ने क्या किया है, रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे के साथ मिलकर 2017 में इस विषय पर अनुसंधान रिसर्च करने का संयुक्त रूप से काम किया है। उसके बाद आप देखेंगे ICMR ने भारत में एक पायलट परियोजना की भी शुरुआत की है, जो कि एंटीबायोटिक स्टडीवर्डशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके माध्यम से एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है, सचेत करने की ज़रूरत है और उसके इस्तेमाल को धीरे धीरे कम भी करना है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इस पे काम किया है और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में पहचाना। अब इसको समझना है। WHO की ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी कि ग्राम प्रोग्राम एक चलाया गया था और ग्राम प्रोग्राम के तहत भी इस टॉपिक पर रिसर्च किया जा रहा है और इसके खतरों से बचने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे समझ लीजिए। रेड लाइन अभियान, यह अभियान क्या है कि जब आप मेडिकल स्टोर पे दवा लेने जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो दवा आप ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक है। तो क्या कहा गया है कि जो मेडिसिन है यानी कि जो आप दवा ले रहे हैं उसके पीछे आप पलट के देखिए तो एक रेड लाइन ऐसे दिखेगा आपको। तो जिस भी दवा पर आपको रेड लाइन दिखे तो आप समझ जाइए कि ये जो है
एंटीबायोटिक है। उसके बाद आप सचेत होकर के अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी को रेड लाइन अभियान कहा गया है। चलिए अब हम एक प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको देखिए। यह बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में प्रयुक्त दवाओं के अत्यधिक सेवन से रोगजनक जीवाणुओं में विकसित होने वाली प्रतिरोधक क्षमता है। आपको यह ध्यान देना है कि यह सही है या गलत है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10, हमने इसकी चर्चा की है, शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना है। इसमें आपको सही कथन चुनना है। 4 विकल्प दिया गया है। ए में केवल 1, केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों है और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं है। जो भी आपको सही जवाब लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि किसी दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस टॉपिक पे मैंने जितनी बातें की हैं वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्द ही नई टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।